हाय एवरीवन, वेलकम। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये रहेगी अपनी क्लास 8 फ्रॉम द हैलोजन डेरिवेटिव्स। उसी में हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, दैट इज नेचर ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो हम पढ़ने वाले हैं अभी इन शॉर्ट अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? यहाँ पे अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो जाता है हैलोजन एटम से, ठीक है। इसके बाद अभी हम देखने वाले हैं पोलैरिटी। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे पहले हाइड्रोजन होता है, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं लेफ्ट टू द राइट, तो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे ये जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होते हैं? ऐसे ऐसे एटम्स जिसके पास टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। तो ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं हैलोजन के? दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ये 4 एग्जांपल्स है, ठीक है। इसके बाद अभी हम देखने वाले यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, तो इस पर क्या आता है? डेल्टा निगेटिव चार्ज, ठीक है। पार्शियल चार्ज होता है, इससे हम डिनोट करते हैं पार्शियल चार्ज से, ठीक है। तो इसके कंपैरेटिवली जो हमारा कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो इस पर आता है डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने क्या करा? चार्ज सेपरेशन करा। चार्ज सेपरेशन करने की वजह से ये देखो, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में क्या हुआ? चार्ज सेपरेशन हुआ। तो या इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पोलर। पोलर क्यों? क्योंकि सेपरेशन ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा? कार्बन और हैलोजन ने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करी। क्यों? क्योंकि इसे करने थे अपने ऑक्टेट्स कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आउटरमोस्ट शेल में लगते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्होंने क्या करा? म्यूचुअल शेयरिंग करी। म्यूचुअल शेयरिंग को क्या बोलते हैं? कोवैलेंट। तो देखो, ये क्या था? इन शॉर्ट, ये वाला बॉन्ड है वो क्या है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इतनी बात समझ आई? अभी देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हम पहले देखने वाले हैं अपना ये बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फिर से जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो जैसे कि हम जानते हैं, पहले फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। पीरियोडिक टेबल में भी ये इसी तरह से होते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम टॉप टू दी बॉटम जाते हैं तो हमारा जो साइज़ है एटम का वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। साइज इंक्रीज करता है। साथ ही में अभी आप इतना ध्यान रख लो कि एटॉमिक मास इंक्रीज करता है। एटॉमिक मास मतलब कि आयोडीन का मास जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द फ्लोरीन, इसलिए इसका एटॉमिक मास भी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अभी देखो, जैसे कि साइज, तो देखो ये क्या है? ये कार्बन है, ठीक है। इसके साथ हमने यहाँ पे निकाला ये फ्लोरीन। तो ये रहा अपना कार्बन, ये रहा फ्लोरीन, ठीक है। इन्होंने क्या करा? ओवरलैप करा। तो इसका जो न्यूक्लियस था और इसका जो फ्लोरीन का न्यूक्लियस था, इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ था ना, न्यूक्लियस का, वो बॉन्ड लेंथ बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे से ओवरलैप कर पाते, ठीक है। लेकिन अगर हम लेते हैं केस, दैट इज कार्बन और आयोडीन का, तो देखो यहाँ पे ये रहा इसका सेंटर और ये रहा इसका सेंटर। तो ये रहेगा अपना कार्बन और ये आयोडीन। तो देखो, इनके बीच की जो न्यूक्लियस के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, इसको अगर हम ड्रॉ कराते हैं तो ये बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द कार्बन एंड फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसका रीज़न देखते हैं अभी। तो देखो, जैसे कि अपना फ्लोरीन, मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है अपने तरफ। अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच का जो बॉन्ड है वो बन जाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो और यहाँ पे देखो, इनके बीच का जो साइज़ डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन का साइज़ है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द आयोडीन, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो, साइज़ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे ये जो है, ये कार्बन का पी ऑर्बिटल है और ये आयोडीन का पी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये साइज़ डिफरेंस की वजह से यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छे से हो नहीं पाती। अगर हमें इनके बीच में बॉन्ड बनाना है तो यहाँ पे पहले हो जाएगा ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग यहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए ये जो बॉन्ड होता है ना, ये क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर जाते हैं। पी ऑर्बिटल दूर जाने की वजह से यहाँ पे जो इनका बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है कार्बन और आयोडीन के बीच में, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है? वीक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा वीक बॉन्ड। ये क्या आ गया? वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद अभी ये देखो, वीक बॉन्ड है और मैंने बोला इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत
कम होता है, ठीक है। ये इसका बॉन्ड लेंथ लेस है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ दी, इसका बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से ये क्या है, आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनमें ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छे से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जुड़े रहने की वजह से यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको 2 पॉइंट्स पढ़ा दिए, ये बॉन्ड लेंथ वाला और बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला। बॉन्ड लेंथ बहुत कम होने की वजह से यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, इसकी वजह से इसकी बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की वो जो स्ट्रेंथ है, मतलब वो ब्रेक नहीं होगा आसानी से, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत कम है, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये एरो से समझ लो अभी के लिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है इसलिए इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम आएगी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बॉन्ड वीक है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं एटम्स कार्बन और आयोडीन, तो इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे अभी आता है इस टेबल पर, तो देखो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ में कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है, ये वीक बॉन्ड होता है, एक दूसरे से दूर जाते हैं इसलिए, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द कार्बन एंड फ्लोरीन, ठीक है। ये हो गया एक फर्स्ट पॉइंट। अभी देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में मैंने बोला कि जो अपना कार्बन और आयोडीन है उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, इसलिए वो जो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना एक दूसरे से जुड़े रहने की, वो बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखो कार्बन और फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से भी ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखेगा, इनके बीच का जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अभी देखते हैं इसी में बॉन्ड एंथैल्पी। तो देखो बॉन्ड एंथैल्पी इन शॉर्ट होती क्या है कि अगर ये मेरा बॉन्ड है, यहाँ पे देखो इसी में देखते हैं, ये कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड है, ये क्या है, वीक बॉन्ड है, तो इसे ब्रेक करने के लिए मुझे बहुत कम एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे मुझे बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो यहाँ पे मुझे मेरी एंथैल्पी बहुत कम लगेगी, और ये वाला बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे यहाँ पे ब्रेक करने के लिए बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ज़्यादा एंथैल्पी लगेगी। इसलिए यहाँ पे देखो बॉन्ड एंथैल्पी में कार्बन और फ्लोरीन में मुझे बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, मतलब ब्रेक करने की के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है, यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी बहुत कम लगेगी, ठीक है। ये हो गया 3 पॉइंट्स क्लियर। अभी इसका देख लेते हैं यहीं पे रिलेशन अगर आप देखते हो तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत आसान हो जाता है, और ये बहुत काम की चीज़ होती है रिलेशन, ठीक है। अभी देखो जैसे कि मैंने बोला कि अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम रहेगी, तो ये हो गया इसका इन्वर्स रिलेशन, ठीक है, ये इसके इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल है। अगर जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा मुझे एनर्जी ज़्यादा लगेगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी, तो ये हो गया इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये वाला आप रिलेशन याद रखना। इसके बाद अभी आगे बढ़ते हैं। आगे अभी हम देखने वाले हैं ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे देखो डाइपोल मोमेंट को मैं आसान लैंग्वेज में समझा देती हूँ। देखो डाइपोल मोमेंट होता क्या है, अगर हम किसी भी, देखो जैसे कि ये कार्बन और फ्लोरीन है, इसमें अगर हम चार्जेस सेपरेट करा रहे हैं आसान तरीके से कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे हम इसे बोल सकते हैं डेल्टा नेगेटिव, लेकिन इसके कंपैरेटिवली ये जो कार्बन है बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो हमने क्या करा, यहाँ पे बहुत अच्छे से चार्ज को सेपरेट करा। तो डाइपोल मोमेंट होता ये है कि चार्ज सेपरेशन चार्जेस का सेपरेशन बहुत अच्छे से हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसके कंपैरेटिवली जो कार्बन और आयोडीन है, इनका जो बॉन्ड सेपरेशन है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द कार्बन एंड फ्लोरीन। इतना भी ध्यान रखना है, एज कम्पेयर टू, ठीक है। देखो ये तो मैंने बोल दिया, ठीक है। इसके बाद लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन है, क्या कि यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो डाइपोल मोमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द कार्बन एंड फ्लोरीन। इसे भी आप ऐसे समझ सकते हो। देखो जैसे कि ये कार्बन और फ्लोरीन, यहाँ पे मैंने बोला इनके बीच में बहुत अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसकी वजह से ये वाला यहाँ पे ना सेपरेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि मतलब यहाँ पे बहुत
पास आ जाते हैं ये वाला बॉन्ड, ये कार्बन और फ्लोरीन के एटम्स जो बहुत पास आ जाते हैं, तो इनको ना बहुत आसान नहीं होता सेपरेट कराना, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। इतना ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, बस इतना ध्यान में रखो। एक्सेप्शन होते क्या है, इसमें बहुत अच्छा सा रीज़न एक्सप्लेन नहीं करा गया है कुछ रेफरेंस बुक में, तो आप इतना ध्यान रख लो कि यहाँ पे एक्सेप्शन है। और ये वाला पॉइंट याद रख लेना कि क्लोरीन और कार्बन और क्लोरीन के बीच का डायपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसके कंपैरेटिवली, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो जो अभी तक हमने पढ़ा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी और डायपोल मोमेंट, इसका ये रहा पैरामीटर। तो देखो जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड बहुत ज़्यादा होता है, तो देखो इसकी वैल्यू ज़्यादा है इस वैल्यू से, ठीक है। तो ये रहा इसका बॉन्ड लेंथ का चार्ट। बॉन्ड एंथैल्पी में मैंने क्या बोला कि जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसको ब्रेक कराने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो देखो यहाँ पे 452 इतनी ज़्यादा एनर्जी हमें लगेगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। और ये इससे बहुत कम लगेगी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द कार्बन एंड फ्लोरीन। तो जैसे कि हम यहाँ पे चार्ज अच्छे से सेपरेट करा पाते हैं, मैंने बोला, तो यहाँ पे देखो कार्बन और क्लोरीन का जो वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा है फ्लोरीन से, ठीक है। और ये जो अपनी कार्बन एंड आयोडीन की बहुत कम है, तो यहाँ पे बहुत डायपोल मोमेंट लेस है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द कार्बन एंड क्लोरीन, ठीक है। तो ये रहा इसका चार्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि देखो यहाँ पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास, जितना ज़्यादा एटॉमिक मास उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इतना रिलेशन समझ लो, बस हो गया आपका ये कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। अभी देखो जैसे कि आप जानते हो कि आयोडीन का एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है 315.4। अगर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास, अगर हम यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड का पूरा मॉलिक्यूलर मास भी निकालते हैं तो भी ये ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेमी अल्काइल ग्रुप अटैच है सारे हैलोजेंस को, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्टली एटॉमिक मास भी लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन का एटॉमिक मास बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द आयोडीन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लेस है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। तो ये रहा इसका रिलेशन, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट को। तो यहाँ पे देखो अगर हम तो जैसे यहाँ पे देखो अगर हम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ कराते हैं किसी भी कंपाउंड में, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगी उसके साथ। तो यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे सिंगल कार्बन अटैच है क्लोरीन को, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट है 248.8। लेकिन जैसे यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हो गया तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंक्रीज़ हो गई है इसकी कंपेरेटिवली। तो आप समझ रहे हो जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स उतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। इन शॉर्ट ये रहा उसका रिलेशन, ठीक है। तो देखो अभी आगे बढ़ते हैं, इसके बाद भी हम देखने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखो पहले एक रिलेशन देख लेते हैं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द ब्रांचिंग एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द सरफेस एरिया। इस रिलेशन को आप अपने नोट्स में नोट कर लेना। इसके बाद अभी देखते हैं ये वाला कंपाउंड। तो देखो ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, तो इसे हम डिनोट करते हैं एन से। तो देखो स्ट्रेट है इसलिए यहाँ पे सरफेस एरिया इसने ज़्यादा कवर करा है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो ये वाला है सेकेंडरी। सेकेंडरी कैसे, ब्रोमीन जिस कार्बन को अटैच है वो फर्दर अटैच है 2 डिफरेंट कार्बन्स को, तो ये हो जाएगा अपना सेकेंडरी। तो देखो यहाँ पे सेकेंडरी की वजह से यहाँ पे आ गया ब्रांचिंग। ब्रांचिंग आने की वजह से यहाँ पे देखो जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज़ कर जाता है। सरफेस एरिया डिक्रीज़ कर गया तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ करेगा। वैसे ही अपन थर्ड एग्जांपल में देखते हैं, दैट इज़ टर्शरी। तो यहाँ पे ब्रोमीन जिस कार्बन को अटैच है वो फर्दर अटैच है 3 डिफरेंट कार्बन्स को, इसलिए टर्शरी। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्रांचिंग आ गई। ब्रांचिंग आने की वजह से यहाँ पे सरफेस एरिया डिक्रीज़ कर गया। सरफेस एरिया डिक्रीज़ कर गया इसलिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ करेगा। तो देखो यहाँ पे 3, 4, 6 एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एन, दैट इज स्ट्रेट चेन के कंपैरेटिवली यहाँ पे ब्रांचिंग में बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस तरह से आप इस रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट व्यू से। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे
ये जो अभी तक हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा, उसका ये रहा रिलेशन। तो यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। तो देखो हमने एग्जांपल देखा था, दैट इज CH3I। तो यहाँ पे आयोडीन का एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी वजह से यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला रिलेशन देखते हैं, तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग उतनी ज़्यादा बॉइलिंग, कम बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे इन्वर्सली रिलेशन है इनके बीच में। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखने वाले हैं लास्ट वाला पॉइंट, दैट इज सोल्युबिलिटी। तो यहाँ पे देखो सोल्युबिलिटी पढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं उसी में। तो जैसे कि हम जानते हैं अल्केन्स में क्या है, पोलैरिटी नहीं होती है। तो अल्काइल हैलाइड्स में उसके कंपैरेटिवली बहुत अच्छे से पोलैरिटी होती है, मतलब यहाँ पे पोलर नेचर शो करता है अपना अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो जो अल्काइल हैलाइड होते हैं ना, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती, इसलिए ये इनसोल्यूबल होते हैं। इसके बाद अगर हम वाटर को सोल्यूबल कराते हैं, अगर हम अल्काइल हैलाइड को सोल्यूबल कराते हैं अल्काइल हैलाइड में, किसी अनादर अल्काइल हैलाइड में, तो वो अच्छे से सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ ऑयल एंड वाटर। अगर हम ऑयल और वाटर को साथ में सोल्यूबल कराना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, इसकी ऑयल की डेंसिटी बहुत कम होती है, तो वो सरफेस पर आ जाएगा, ये एक दूसरे के साथ सोल्यूबल नहीं होते। तो मोस्ट प्रोबेबली आप इतना समझ लो, जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना, उसका जो नेचर होता है, ज़्यादातर कंपाउंड्स में उसका नेचर होता है वो ऑयली होता है। तो इसलिए ये जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो सोल्यूबल नहीं हो पाते वाटर में। और इसका रीज़न ये भी था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, इसलिए ये सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो इसके सेम प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, जैसे आप जानते हो कि अल्काइल हैलाइड्स क्या है, एलिफेटिक है। लेकिन अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं जैसे कि क्लोरोबेंजीन, तो इसकी भी सिमिलर इसी की तरह प्रॉपर्टीज़ रहेगी कि ये वाटर में सोल्यूबल नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। तो जो अपने डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये वाला रहा ऑर्थो। देखो अगर हम डेरिवेटिव्स, दैट इज़ जो अपना एरोमेटिक्स में डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन के डेरिवेटिव से, जैसे कि ये रहा अपना ऑर्थो। अगर हम ऑर्थो की जो प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं तो अभी हम देखने वाले वो वाले, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये रहा अपना ऑर्थो, ये रहा मेटा, और ये लास्ट वाला पैरा। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो जो ऑर्थो वाली बॉइलिंग पॉइंट है, ऑर्थो मेटा पैरा वाले बॉइलिंग पॉइंट है, वो सिमिलर, मतलब आसपास, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, नियरली सेम बॉइलिंग पॉइंट रहती है इनके बीच में, दैट इज़ डायहैलोजन बेंजीन के बीच में। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। वो क्यों रहता है वो अभी हम देखने वाले हैं। जैसे आप जानते हो कि पैरा क्या है, ये सिमेट्रिक है। आप जैसे कि देख सकते हो ये सिमेट्रिक कंपाउंड है। सिमेट्रिक होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, क्लोजली पैक हो सकते हैं, क्लोजली पैक इन सॉलिड फॉर्म में बहुत अच्छे से क्लोजली पैक हो सकते हैं इन द क्रिस्टल लैटिस में ये बहुत अच्छे से पैक हो सकते हैं। पैक होने की वजह से यहाँ पे देखो ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने की वजह से इनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रांग होने की वजह से यहाँ पे अगर जैसे हमें ब्रेक कराना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी लैटिस क्रिस्टल को पाने में। तो देखो जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उतना ज़्यादा हमें क्रिस्टल लैटिस बनाने में उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, उतना ज़्यादा हमने एनर्जी लगाई। तो यहाँ पे अगर हम, ये बन गया सॉलिड फॉर्म बनने के बाद अगर इसे हमें मेल्ट कराना है, मेल्ट कराने के लिए हमें लगेगी 3 to 3 मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि ये बहुत अच्छे से पैक हो चुका है, इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था। तो इसे ब्रेक कराना सॉलिड फॉर्म से, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट लगेगी इसको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए, एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द ऑर्थो। तो यहाँ पे ऑर्थो में देखो सिमेट्री नहीं है, तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। फोर्स अच्छा ना होने के कारण यहाँ पे हमें मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम लगती है इसे मेल्ट कराने में, ठीक है। तो ये रही अपनी आज की क्लास। तो इसके जो PDF नोट्स है मैं ऐड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पर, उसकी लिंक जो है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।